हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, मेरे सभी छोटी भाई बहनों को। तो सभी दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे आप लोगों के सब घर परिवार में हैं, सब कुशल मंगल हैं। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमलेश, आदर्श, प्रियंका, अमित, तेजस्वी, चंचल, पूजा, पवन, आदित्य, हेमंत, सचिन, सोनू, रिंकी, विशाल, राजा, यूजर, अंकित, शहाब जी, रवि, अंकित, गणेश, गणपति, सुरेंद्र, तेजल, संदीप, मुस्कान, कुणाल। बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं भाई। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की आज चौथी क्लास आप लोगों के सामने है। चौथी क्लास बच्चे हमने बहुत शानदार चीज़ें कवर भी की हैं और अब जो है वो लिमिटेड चीज़ें हम लोगों की बची है। फिर हम उसके बाद 2 क्लास में जो है वो डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे और डिस्काउंट ख़त्म करने के बाद नया चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मेरे दोस्त होगा क्या, टाइम एंड वो या तो एसआई और सीआई करेंगे या फिर टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग कर रहे होंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, बस मन में संकल्प लेना है, मन में दृढ़ संकल्प लेना है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार ही हम लोगों को पार करना है। और मैं बच्चे आप लोगों को बार बार एक ही चीज बताता हूं कि लड़ाई 15-16 क्वेश्चन की नहीं है। 15-16 क्वेश्चन तो आप करेंगे ही, 100% करेंगे। लड़ाई तो उन 4 क्वेश्चन की है जो हमें 20/20 तक पहुंचाएगी। और मेरे दोस्त, मेरा आप लोगों से वादा है कि आप लोग क्लासेस करते रहना, आप वर्कशीट करते रहना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम पे पूछने की ही आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करें। केवल क्लास करो और क्लास की वर्कशीट करो। क्लास के सभी क्वेश्चन होने चाहिए, वर्कशीट के सभी क्वेश्चन होने चाहिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो मेरे दोस्त। आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा प्राइस का रेशो होता है जस्ट उसी का उल्टा जो होता है वो हमारा कंजप्शन का रेशो होता है। अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं आगे बात करता हूं, हाँ, इस क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो मैंने आप लोगों को कल होमवर्क में दिया था। मेरे दोस्त क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, टाइप मत सोचिए किस टाइप का है, उसी सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। मिनी मॉक टेस्ट जरूर देना है, डेली देना है। मिनी मॉक टेस्ट देना है, डेली देना है। ठीक है भाई, देखिए। व्योम ने 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन पेन खरीदे। उसने 10 दर्जन को 20% के लाभ पर और 20 दर्जन को 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चे, ये जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है ये एक ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसका कुछ परसेंट निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। आप एक सीधी सीधी वैल्यू भी मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन, टोटल पेन कितने खरीदे हैं तो आप कहेंगे 30 दर्जन पेन खरीदे हैं। 30 दर्जन पेन, टोटल 30 दर्जन पेन खरीदे हैं आपने। मैंने 1 दर्जन पेन की कीमत जो है वो 10 रुपए मान ली है। 1 दर्जन पेन की कीमत जो है 48 रुपए ना मान के 1 दर्जन पेन की कीमत जो है वो मैंने 10 रुपए मान ली है। क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे? उसने कहा है उसने 10 दर्जन को, बेटा उसने 10 दर्जन को 20% के लाभ पर बेचा। अगर 1 दर्जन 10 रुपए का था तो 10 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 100 रुपए के हो जाएंगे। इनको 20% के लाभ पर बेचा है, क्या 120% पर बेचा होगा? यानी 10 दर्जन पेन को जो बेचा होगा वो 120 रुपए का बेच दिया होगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं? ठीक है भाई। उसने कहा है
शेष 20 दर्जन को, बच्चा उसने कहा है, और शेष 20 दर्जन को 10 दर्जन तो ये हो चुके हैं, अब शेष 20 दर्जन। अच्छा एक बात बताइए, एक दर्जन पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 20 दर्जन पेन की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। शेष 20 दर्जन को 10% के लाभ पर बेचा, यानी इन्हें 110% पर बेचा। तो क्या ये वाले पेन जो हैं वो 220 के बेचे गए होंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल माल कितने का बेचा गया है, टोटल माल कितने का बेचा गया है, तो आप कहेंगे टोटल माल 340 का बेचा गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताइए, अगर 10 रुपए के एक दर्जन पेन खरीदे जाते हैं तो 30 दर्जन पेन क्या 300 रुपए के खरीदे गए होंगे? 300 के सामान को 340 का बेच दिया तो फायदा कितना? तो आप कहेंगे 40 का। फायदा हुआ कितने पर है? तो आप कहेंगे 300 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? भाई 300 के सामान को 340 का बेच दिया, 300 के सामान को 340 का बेच दिया, तो फायदा कितने का कमा लिया? 40 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से आप लोग देखेंगे 3 एकम 3, एक बचेगा 3 तिया 9, एक बचेगा 3 तिया 9, एक बचेगा 3 तिया 9, यानी कि लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 13.33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 13.33 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हम इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे? तो सेकंड मेथड होता है इसका एलिगेशन। कैसे लगाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझना है। पहली वस्तुओं को 10 दर्जन को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 10 दर्जन को 20% लाभ पर बेचा है। 10% वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया। उसने कहा है शेष 20 दर्जन को 10% लाभ पर बेचा है। ये कितनी दर्जन थी? तो आप कहोगे ये 10 दर्जन दी हुई थी। ये वाले परसेंट पर कितनी दर्जन बेची गई है? तो ये 20 दर्जन बेची गई है। तो लगा दीजिए, संपूर्ण सौदे पर आप लोगों से पूछ रहा है, ये वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको ये करना बताया है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी आप लोगों को बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो 20 की गुणा 1 में करिए, कितना आएगा? 20 आएगा। 10 की गुणा 2 में करिए, कितना आएगा? 20 आएगा। और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए। 40/3 का मतलब होता है 13.33। 40/3 का मतलब होता है 13.33। हाँ, अब आप कहेंगे जी 48 रुपए मान लेंगे तो क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन गुणा भाग थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाएंगी। अगर आपसे प्रतिशत में कोई चीज पूछी है तो आप उस शुरुआत वाली वैल्यू की जगह कुछ और भी वैल्यू मान सकते हैं जिसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है भैया, ध्यान से दोबारा से सुन लीजिए, ये एलिगेशन मेथड है और ये आपका सिंपल मेथड है। क्वेश्चन ने कहा है 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन पेन खरीदे। मैंने मान लिया 10 रुपए के हिसाब से 30 दर्जन पेन खरीदे हैं। एक दर्जन पेन 10 रुपए के हैं तो 30 दर्जन पेन 300 रुपए के हो जाएंगे। अगर आप यहां 100 मानना चाहते हैं तो 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है 10 दर्जन पेन, तो एक दर्जन 10 रुपए के थे तो 10 दर्जन पेन 100 रुपए के आएंगे। उन्हें 20% के लाभ पर बेचा, यानी उन्हें 120% पर बेचा, तो क्या 120 रुपए का बेच दिया होगा। उसने कहा शेष जो 20 दर्जन पेन है, तो एक दर्जन की कीमत 10 रुपए है तो 20 दर्जन की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। उनको 10% के लाभ पर बेचा, यानी इनको 110% पर बेच दिया। तो यहां ये 120 के बेचे गए, यहां 220 के बेचे गए, टोटल माल 340 का बेच दिया। भाई टोटल माल खरीदा कितने में था? तो आप कहेंगे 300 रुपए में खरीदा था। 300 रुपए के सामान को 340 का बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ? 40 का। और फायदा किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो ये भी आप लोगों का इजी था। ठीक है, हाँ सर 48 से भी करा दो। भाई नहीं करना है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 10 की जगह 25 मान लो, 25 मान लो, 30 मान लो, 19 मान लो, 18 मान लो, कुछ भी मानते रहो। ठीक है, सबसे आंसर आ जाएगा। चलिए, ये एसएससी जीडी में आप लोगों से पूछा गया है। भाई साहब इसे खोल दो या ऐसे ही चला दो।
बताइए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? फटाफट बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ, नहीं वैसे भी आ जाएगा, मत करो इनसे, लो मत करो बेटा। वो मैं सिंपल तरीका आपको लोगों को 2 मेथड बता दिया, मैं तीसरा भी बता देता हूं भाई। उसने कहा है 10 दर्जन पर 20% का लाभ होता है, तो यहां कितना हो गया टोटल? 200 का हो गया, 200 का लाभ हो गया। 20 ढाई 200। 20 दर्जन पर 10% का लाभ होता है, 20 दर्जन पर 10% का लाभ होता है, तो यहां भी 200% लाभ हो गया, यहां भी 200% लाभ, यहां भी 200% लाभ, टोटल 400% लाभ हो गया। कितनी वस्तुओं पर? 30%, 30 वस्तुओं पर। तो 30 वस्तुओं पर 400% है, तो एक वस्तु पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्त लाभ का प्रतिशत। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने तीसरा मेथड भी आप लोगों को बता दिया भाई। 10 वस्तुएं हैं, 10 दर्जन है, इस पर 20% का लाभ, तो टोटल 200% हो गया। दूसरी 20 दर्जन वस्तुओं पर 10% का लाभ, तो टोटल 200 हो गया। टोटल जो लाभ है वो 400 हो गया। कितनी वस्तुओं पर? तो आप कहेंगे 30 वस्तुओं पर। तो 30 वस्तुओं पर 400%, तो एक वस्तु पर कितना? 400/30 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, अब भी आंसर उतना ही आएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं। 3 मेथड दोस्त आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, शायद मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने वहां 3 मेथड आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, समझिए। कमेंट हटा देना, ऊपर स्क्रीन पर लगा देना, ऊपर स्क्रीन लगा दो, बस कमेंट हटा दो। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यापारी 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है। भाई देखना, 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 कुर्सियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, 20 कुर्सियां जो हैं वो बेकार हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। यानी कि जो ठीक कुर्सी है, ये ठीक कुर्सी है मेरे दोस्त, और ये बेकार कुर्सी है। उसने टोटल जो है वो मेरे दोस्त 50 कुर्सियां खरीदी हैं, उनमें से 20 जो है वो खराब हो चुकी हैं। उसने यह डिसाइड किया है कि जो खराब कुर्सी है उसको ठीक कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जाएगा। अगर विक्रय मूल्य, ठीक कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है, ठीक कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है उसके 3/4 पर बेचा जाएगा खराब कुर्सी को, तो पहले ठीक कुर्सी का विक्रय मूल्य ऐसा मान लो जो इस 4 से आसानी से कट जाए। तो मैंने क्या कहा? ठीक कुर्सी का विक्रय मूल्य, यानी ठीक कुर्सी को जो है वो 4 रुपए में बेचा गया होगा, तो मेरे दोस्त खराब कुर्सी को जो है वो 3 रुपए में बेचा गया होगा। ठीक कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जाता है। अगर इसे 4 रुपए में बेचा जाता होगा तो इसे 3 रुपए में बेचा जाता होगा। उसने कहा है सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी इस वाली ठीक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन पर 35% का लाभ कमाए। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां आप, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई टोटल 50 कुर्सी हैं, बेकार कितनी हो गई? 20 हो गई, तो ठीक कितनी है? तो आप कहेंगे 30 है क्या ठीक? तो अगर मैं 30 कुर्सी को 4 के हिसाब से बेचूंगा तो कितने रुपए की बेच दूंगा? आप कहेंगे 120 रुपए की बेच दोगे। अगर 20 कुर्सियों को 3 के हिसाब से बेच दूंगा तो ये 60 रुपए की बेची होंगी। क्या टोटल माल जो है वो मैंने 180 रुपए का बेच दिया है? क्या टोटल माल 120 और 60 180 रुपए का बेच दिया है? उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि 50,000 का टोटल माल खरीदा था
और इसे 35% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 135% पर बेचा जाता है। भाई 50,000 रुपए का तो खरीदा है, वो 35% का लाभ पूरे लेन देन पर कमाना चाहता है, तो क्या 50,000 की वस्तु को 135% पर बेचना चाहता है? यानी उसने सभी कुर्सियां इतने की बेच दी होंगी। और मेरे हिसाब से सभी कुर्सियों का मूल्य कितना आया है? इतना आया है। तो 180 की बराबर दोस्त ये हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जरा सा मुझे ये समझा दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। एक पार्ट की वैल्यू जो है, एक पार्ट की वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगी। ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी। अब मेरे दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। 9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 375 आ जाएगी। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएंगे। या एक पार्ट की वैल्यू 375 आ चुकी है। तो उसने कहा है सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी ठीक वाली कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 375, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? लगा दो भाई कमेंट पे। तो आप कहेंगे जी 1500 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे जी? 1500 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? एक कुर्सी का, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 1500 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा, सामान्य कुर्सी का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। कुछ बच्चे 1125 भी बता रहे हैं, वो बेकार कुर्सी का मूल्य होगा। 1125 जो है, क्योंकि आपने बेकार कुर्सी का मूल्य 3 रुपए माना है। अगर 1 बराबर 375, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 1125 हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया है। इससे बेहतरीन तरीका मिलेगा भी नहीं। अब आप चाहे लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वास्तव में सेटिस्फाई हूं इस चीज को बताने से कि मैं 99% लोगों के दिमाग में ये चीज डाल पाया हूं। समझिए, हाँ, तुम्हारा काम हो गया है लिखना, पढ़ना तुम्हें है नहीं, सिलेक्शन तुम्हें लेना नहीं है। फालतू की ड्रामेबाजी तुमसे कितनी भी करा लो, है ना। अगर पढ़ोगे, इन मैसेजों को लिखने के बजाय क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक कह रहे हैं जी एक्स मान के करो, नहीं करूंगा भाई एक्स मान के, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा। यहां आ जाओ, पहले क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो। कोर्स आप धीमा करा रहे हैं। एक व्यापारी है, 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है। मुझे पता लग गया कि उसने 50 कुर्सियां खरीदी है, 50,000 रुपए में खरीदी है। ठीक है, उनमें से 20 कुर्सी जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के, यहां से क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, वह प्रत्येक खराब कुर्सी को सामान्य कुर्सी मतलब ठीक कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला लेता है। अगर 3/4 पर बेचने का फैसला लेता है तो क्या आपने ठीक वाली वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा उसका 3/4 निकाला होगा, तभी आपका बेकार वाली वस्तु का विक्रय मूल्य आया होगा। क्वेश्चन ने यही कहा है। ठीक है, हाँ, उसने ये कहा है। एक कह रहा जी इतना आसान लेवल नहीं आता है, हार्ड करो। ये क्या लिख रहा है? तो पढ़ना जानते हो थोड़ा बहुत? नहीं। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023, मात्र अभी 7-8 महीने पहले पूछा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर नजर आओगे मेरे दोस्त। ऐसे लोग जो हैं वो बार बार प्रैक्टिस सेट करते हुए नजर आते हैं। देखो, वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। तो सामान्य कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है उसके 3/4 पर बेचने का फैसला करता है बेकार कुर्सी को। तो आपने ठीक कुर्सी का मूल्य ऐसा मूल्य मान लिया जो 4 से आसानी से कट जाए। तो आपने कहा अगर ठीक कुर्सी का मूल्य 4 है
तो बेकार कुर्सी का मूल्य 4 का 3/4 निकालेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो बेकार कुर्सी का मूल्य 3 आ जाएगा। आपने ठीक कुर्सी का मूल्य 4 मान लिया, बेकार कुर्सी का मूल्य 3 मान लिया। उसने कहा है 20 कुर्सी बेकार है तो 30 कुर्सी ठीक होंगी, क्योंकि टोटल 50 कुर्सी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कुर्सी 4 रुपए की बेची है तो 30 कुर्सी आपने 120 की बेच दी होंगी। ठीक है, हाँ, एक कुर्सी आपने 3 की बेची है खराब वाली, तो 20 कुर्सी 60 की बेच दी होंगी, यानी कि टोटल कुर्सी जो है आपने 180 की बेच दी है। उसने कहा टोटल कुर्सियों पर 35% का लाभ होता है। तो टोटल कुर्सियां खरीदी कितने की? 50,000 की। इस पर 35% का लाभ होगा तो क्या इन्हें 135% पर बेचा जाएगा? यानी क्वेश्चन कह रहा है इतने रुपए की वस्तु बेची जाती है, लेकिन आपके हिसाब से इतने की बेची जा रही है। तो एक पार्ट की वैल्यू आपने निकाली 375। तो उसने ठीक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब 1500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यापारी ने 15 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के 360 पैकेट खरीदे। ठीक है, उसने उनमें से 60% पैकेट जो है 18 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेटों को जो है वो 20 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर बेचा। तो इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं दोस्त इससे जस्ट पहले वाला मैं करा चुका हूं, ये वाला आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। 15 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के 360 पैकेट खरीदे हैं। 360 पैकेट खरीदे हैं। 60% पैकेट 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेटों को 20 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर बेचा है। तो इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। समझिए, क्या आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं? दो जगह वो वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है। 60% वस्तुओं का रेट आप लोगों को 18 रुपए दिया हुआ है। बची कुची 40% वस्तुओं का रेट जो है आप लोगों को 20 रुपए दिया हुआ है और टोटल लाभ आपसे पूछा है कि टोटल लाभ जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, यहां से क्वेश्चन को पढ़िए। 18 वस्तुएं जो है प्रति पैकेट के मूल्य पर, तो पहली 18 रुपए के हिसाब से बेची है। दूसरी जो वस्तु है वो 20 रुपए के हिसाब से बेची है या नहीं? अगर मैं यहां कहूं कि 18 रुपए वाली कितने पैकेट हैं, तो आप कहेंगे 60% पैकेट है। तो बचे कितने? टोटल 40% बचे, तो टोटल यहां 40% हो जाएगा। मेरे दोस्त रेशो निकालिए, 20 या 60 होंगे, 20 दूनी 40 होंगे। आपको बीच वाले का यानी सबको मिला के आप लोगों को विक्रय मूल्य निकालना है। तो अभी क्या बता के आया हूं, इसकी गुणा इसमें करिए, 18 तिया 54 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करिए, 20 दूनी 40 हो जाएगा और इसके योग से डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे टोटल संपूर्ण वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य आया होगा वो इतना आया होगा। ठीक है, 5 से काटा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया होगा वो 18.8 का आया होगा। क्या ये बात आप लोग समझ गए हैं? क्या ये बात आप लोग समझ गए हैं? ठीक है, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया होगा वो 18.8 आया होगा। प्रत्येक वस्तु को खरीदा कितने रुपए में था दोस्त? 15 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से खरीदे था। तो यानी अगर सीपी जो है आप लोगों को 15 रुपए दिया हुआ है, सीपी जो है वो आप लोगों को 15 रुपए दिया हुआ है, तो एसपी कितना आ गया है? 18.8 आ गया है। एसपी कितना आ गया है मेरे दोस्त? 18.8 आ गया है। तो फायदा कितने का हो जाएगा? ₹15 का सामान था, 18.8 में आपने बेच दिया है, तो फायदा कितने का कमा लिया? तो आप कहेंगे 3.8 का फायदा कमा लिया। फायदा किस पर हुआ दोस्त? 15 पर हुआ। तो 100 पर कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा मेरे दोस्त फायदे का प्रतिशत। ठीक है, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 38 दूनी 76/3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 तिया 9 होगा, 25.33 का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ समझिए। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने आज से पहले ऐसे क्वेश्चन किए नहीं हैं, आप बस वैसे ही करते जा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस के कराने की बात समझो तो इन क्वेश्चंस को कराने का तरीका जो है ऑलमोस्ट सबका सेम है, सबका सेम है मेरे दोस्त, या फिर आप लोग समझना चाह नहीं रहे हैं, दोनों में से एक कारण तो है। ठीक है, डिसाइड आप लोगों को करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीचर चेंज हो जाएंगे, तो मैं कुछ बच्चों के कहने पर, 1-2% के कहने पर तो टीचर चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, तो आप लोगों को ये चीजें सीखनी होंगी। ठीक है, ये चीजें आप सीखने का जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक दोस्त आप कंपटीशन में पीछे की तरफ ही रहोगे, हमेशा पीछे की तरफ रहोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने की, लेकिन आप लोग समझिए कि जहां समय 1.5 महीने का आप लोगों के पास हो, 2 महीने का समय हो, वहां इतने आराम से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मैं कितना बड़ा रिस्क आपके लिए ले रहा हूं। लेकिन एक आप लोग हैं जो इसमें चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त आपसे पहले भी बहुत बैच गए हैं, आपसे पहले भी रिजल्ट दिया है, आपसे पहले भी रिजल्ट दिया है। किसी दोस्त से पूछिए, किसी रिलेटिव से पूछिए कि कंटेंट में क्या रहता है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब 1% ही, या तो उन 1% के लिए मुझे कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ेगा। मैं परेशान तो किसी को भी नहीं चाहता, तो वो परेशान हो रहे हैं, तो मुझे भी दुख है मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त मैं इससे शानदार जो है वो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, आप लोगों खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग चाहते क्या है ना, वही आप लोगों का फिर हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान से समझिए भाई। मैंने पहली ही क्लास में जब मैंने परसेंटेज भी आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर आप लोगों के पास 2 वस्तुएं हैं, उन्हें मिलाकर आप लोगों को कुछ दिया हुआ है, इतनी % वस्तुओं को इस रेट में बेचा, इतनी % वस्तुओं को इस रेट में बेचा, और दोनों को मिलाकर आपको रेट निकालना है, तो वहां आप लोग हमेशा एलिगेशन लगाइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना थोड़ा सा। एक व्यापारी ने 15 रुपए के हिसाब से 360 पैकेट खरीदे हैं। कितने पैकेट खरीदे हैं? 360। आपको क्रय मूल्य पता लग चुका है, 15 रुपए है। उसने उनमें से 60% पैकेट 18 रुपए के हिसाब से, और शेष पैकेट, भाई 60% बेच चुका है तो शेष पैकेट 40% बचे होंगे, 40% पैकेटों को 20 रुपए के हिसाब से बेचा। तो क्या उसने 60% को 18 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 40% को 20 रुपए के हिसाब से बेच दिया? तो क्या मैं बता सकता हूं कि पूरी वस्तुओं का ओवरऑल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मैंने दोस्त एलिगेशन लगा दिया। 18 रुपए के हिसाब से कितनी वस्तुएं बेची गई? 60% वस्तुएं। 20 रुपए के हिसाब से कितनी वस्तुएं बेची गई? 40% वस्तुएं। दोनों का रेशो निकाल लिया, तो 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 2 बार। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बीच वाली वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो आप कहेंगे इसकी गुणा इसमें करिए, 54 आ गया, इसकी गुणा इसमें करिए, 40 आ गया। दोनों को जोड़ के इनके योग से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, इनके योग कितना? 3 और 2 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 94/5 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 18.8 संपूर्ण वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ चुका है। यानी जो टोटल वस्तुएं थी उनका विक्रय मूल्य 18.8 आ चुका है। तो मेरे दोस्त आप ये तो देखो कि टोटल वस्तुओं को 15 के हिसाब से खरीदा था,
टोटल वस्तुओं को 18.8 के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो फायदा कितने का होगा? 3.8 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? बस मैंने सिंपल सी चीजें ये की हैं। भाई पता नहीं आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, या तो मैं इन क्वेश्चन को लाना बंद कर दूं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों को कराने स्टार्ट कर दूं, तब आप लोग खुश रहेंगे, है ना? तब आप लोग खुश रहेंगे मेरे दोस्त। पर क्या करूं, मैं अपने साथ समझौता भी तो नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा क्वेश्चन को। भाई ऊपर लगाओ, कमेंट हटा दो बिल्कुल। देखिए, एक विक्रेता ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे। आपको खिलौनों की संख्या नहीं पता है, 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे हैं। पहले क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए। उसने इनमें से 40% खिलौने जो हैं वो 15% की हानि पर बेच दिए, और शेष जो खिलौने थे उसमें से 33 सही 1/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेच दिया। अब कुल मिलाकर 10% का लाभ अगर मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो उसे शेष खिलौनों को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पेपर में आएगा तो 70% जनसंख्या से नहीं हिलेगा, तो 30% में आप लोग होने चाहिए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। उसने कहा है 40% खिलौने, तो आपने क्या करा बेटा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। उसने कहा है 2/5 खिलौनों को 15% की हानि पर बेच दिया, बहुत बढ़िया बात है। और शेष में से 33 सही 1/3। तो आपने इन दोनों की फ्रैक्शन देखी, इन दोनों की फ्रैक्शन जो है वो कितनी होती है? तो आपने कहा जी पहले मुझे इन 2/5 पर काम करना है, फिर मुझे इन 1/3 पर काम करना है, यही तो है। तो मेरे दोस्त आप क्या करिए, टोटल वस्तुएं आपको नहीं पता है, कुछ खिलौने की बात की है, तो आप टोटल खिलौनों को इन दोनों का मल्टीपल मान लीजिए। आपने कहा जी 5 तिया, मैंने टोटल खिलौने 15 मान लिए हैं। टोटल खिलौने कितने मान लिए? टोटल खिलौने जो है वो मैंने 15 मान लिए हैं। कितने मान लिए मेरे दोस्त? 15 मान लिए। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। ये 15 क्यों माना है? जस्ट इसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 5 से भी काटना होगा, 3 से भी काटना होगा, तो 5 और 3 से कटने वाली संख्या 15 होती है। मैंने मान लिया कि टोटल जो है मैंने 1800 रुपए में 15 खिलौने खरीदे हैं। ये बात समझ में आ गई। उसने इनमें से 40% खिलौने, तो 15 का 40% जब आप निकालेंगे, 2/5 आप निकालेंगे तो 6 खिलौने आएंगे। 6 खिलौनों को 15% की हानि पर बेचा। हानि पर बेचा है 15% की, तो क्या इन 6 खिलौनों पर 90% की हानि हो चुकी होगी? क्या इन 6 खिलौनों पर 90% की हानि हो चुकी होगी? आगे बढ़िए। और शेष में से बचा, 15 में से 6 जा चुके हैं, तो शेष कितने बचे? 9 बचे। उसमें से 1/3, 9 का 1/3 निकालोगे तो क्या वो 3 खिलौने आएंगे, यानी 3 खिलौनों को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचा है तो इसे पॉजिटिव ले लीजिए। तो क्या यहां जो है वो 60 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। तो उसने कहा है कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करना है। टोटल वस्तुएं कितनी है? 15 है। इस पर कुल मिला के 10% लाभ प्राप्त करना है, तो क्या मैं 150% का लाभ चाहता हूं? क्या मैं 150% का लाभ चाहता हूं? तो उसने कहा है शेष खिलौनों को कितने लाभ पर बेचना होगा? 6 खिलौने यहां बेच चुका हूं, 3 खिलौने यहां बेच चुका हूं, क्या 9 खिलौने हो चुके हैं? टोटल 15 हैं, तो क्या 6 खिलौने और बचे होंगे? मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचूं, तो मैंने मान लिया X% लाभ पर बेचे। तो क्या यहां जो लाभ होगा वो 6X% का हो जाएगा? 6 वस्तुओं को X% लाभ पे, क्या यहां लाभ 6X% हो जाएगा? अब तीनों को जोड़ के बेटा 150 के बराबर लिख दो। -90 + 60 क्या -30 हो जाएगा?
-90 प्लस 60 क्या -30 हो जाएगा, उसमें 6x को जोड़ दीजिए। क्या यहाँ 150 आना चाहिए? क्या यहाँ 150 आना चाहिए? ये माइनस का 30 है, इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180/6, यानी कि शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेच दो। शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेच दो? शेष वस्तुओं को 30% लाभ पर बेच दो। ठीक है भाई, क्वेश्चन को फिर से समझ लो मेरे दोस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि वो अपने लिए नेगेटिव लोगों को लेके आए, कोई उसके बारे में नेगेटिव बोले। लेकिन मेरे जस्ट मैं भी चाहता तो आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलते, मैं आसान से चीजें आपके सामने ला रहा होता। लेकिन मेरे दोस्त मेरे मन ने किया कि ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्त मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्त सबसे पहले यहां चीजों को समझिए, कमेंट बाद में कर लेना, अच्छा कर लेना, बुरा कर लेना, बाद में कर लेना। लेकिन मेरे दोस्त पहले सीख लो मैं क्या कह रहा हूं। एक विक्रेता ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे हैं। आपको खिलौनों की संख्या नहीं पता है, आपको खिलौनों की संख्या दोस्त नहीं पता है। उसने इनमें से 40%, जितने भी खिलौने खरीदे हैं, इसका मतलब टोटल खिलौने आपको मानने पड़ेंगे, उसने कहा है 40%, यानी 2/5 जो है वो 15% की हानि पर बेच दिए। और शेष में से 33 सही 1/3% जो है वो 20% लाभ पर बेच दिए। और कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? तो आपने क्या कहा, आपने इसकी फ्रैक्शन 2/5 लिख दी। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आपने 1/3 लिख दी। ठीक है, उसने कहा कि 5 और 3 से कटने वाली आपने टोटल 15 खिलौने मान लिए हैं। ठीक है, टोटल आपने 15 खिलौने मान लिए हैं मेरे दोस्त। उसने कहा है 2/5, जब आपने 15 खिलौनों का 2/5 निकाला तो 5 दिया 15, यानी 6 खिलौने। 15% की हानि पर, हानि है तो माइनस आ गया, 15 छिक्का 90% का घाटा हो चुका है इन 6 खिलौनों पर। ठीक है, उसने कहा है जो शेष बचे, 15 में से 6 गया तो 9 शेष बचे, उसका 1/3, उसका 1/3 निकाला तो 3 खिलौने जो है वो 20% लाभ पर बेच दिए हैं, तो यहां 60% का लाभ हो गया। अब उसने कहा है कि शेष वस्तुओं को, टोटल 9 वस्तुएं बेच चुका हूं, शेष कितनी बची? 6 बची। शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि टोटल वस्तुओं पर 10% का लाभ हो जाए? यानी इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 150% के बराबर आना चाहिए। इन तीनों को जोड़ के किसके बराबर आना चाहिए? 150% के बराबर आना चाहिए। तो -90 प्लस 60 -30 प्लस 6x को जोड़ के 150 के बराबर आना चाहिए। -30 इधर है तो इधर आके +30 हो जाएगा। x की वैल्यू 180/6 यानी कि 30% हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। ठीक है, अगर आप नहीं भी मानना चाहते हैं, देखो मैं करने को कैसे भी कर सकता था, आप इस वैल्यू को नहीं भी मानना चाहते हैं तो सुन लीजिए थोड़ा सा। टोटल वस्तुएं 100% है, उसने कहा है 40% खिलौने, 40% खिलौने 40 हो गए, 15% की हानि पर है, तो यहां क्या हो गया होगा? -600 हो गया होगा। कितने बचे शेष? 60% बचे भाई, 40% को तो बेच चुका है, शेष बचे 60%। शेष का 1/3, शेष का 1/3, तो शेष का 1/3 कितना आएगा? 20% आएगा, आएगा या नहीं? 20% को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो क्या यहां 400% का लाभ कमा लिया होगा? 40 और 20 60 बेचे जा चुके हैं, 40% बचे, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचने हैं, तो यहां लाभ 40x का हो जाएगा। टोटल कितनी वस्तुएं हो गई? 100 हो गई। टोटल पर लाभ कितना कमाना है? 10% का लाभ कमाना है, तो टोटल जुड़ के 1000 आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। हो गया क्वेश्चन। तीनों को जोड़िए, -600 + 400 -200 आएगा और प्लस का 40x आएगा।
और ये किसके बराबर आना चाहिए, 1000 के बराबर आना चाहिए। -200 है, इधर आके +200 हो जाएगा। तो 40x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। तो यहां से 40 की एक की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इन वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, मत मानिए आप 15-20, है ना, आप टोटल 100% वस्तु मान लीजिए। अब कर लीजिए, 100% का 40% 40 होता है, 15% घाटे पर शेष 60 बची, उसका 1/3 20 होता है, 20% लाभ पर 400 हो गया। शेष वस्तु कितनी बची, 60 बिच चुकी है, शेष 40 बची, मुझे नहीं पता कितने लाभ पर, तो x% लाभ पर 40x का लाभ हो गया। टोटल वस्तुएं 100 हैं, उस पर 10% लाभ कमाना चाहता हूं, यानी इन तीनों वैल्यू को जोड़ के 1000 चाहता हूं। तो इन तीनों वैल्यू को जोड़ूंगा तो ये आएगा, इसको 1000 के बराबर, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है ना, हटा दो हटा दो, ऊपर करना, और नहीं कमेंट दिखाओ, ये ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर, हाँ ये अंकित साहू, अंकित, हाँ इसके पैसे वापस करवाने, अंकित साहू अंकित, इसे ब्लॉक करो और फिर इसका नंबर निकाल दो बस, इसके आज पैसे वापस मैं ही करूँगा। ठीक है, चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, गीता ने 2800 रुपये प्रत्येक में 2 पोशाक खरीदी। 2800 रुपये प्रत्येक, यानी प्रत्येक वस्तु 2800 रुपये की खरीदी है। और कितनी पोशाक खरीदी है, तो आप कहेंगे 2 पोशाक खरीदी है। आगे क्या कह रहा है, यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है, तो पूरे लेन देन पर 15% का लाभ कमाने के लिए उसे दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 पोशाक खरीदी है तो एक पोशाक को कितने % लाभ पर खरीद बेच रही है, तो 10% लाभ पर। अगर एक वस्तु को, चलो देखो भाई, गीता ने क्या किया है, हाँ गीता ने क्या किया है, 2800 रुपए में 2 पोशाक खरीदी है। पहली पोशाक को हटा दो कमेंट, पहली पोशाक को 10% के लाभ पर बेचती है, तो एक पोशाक को 10% के लाभ पर बेचती है। दूसरी पोशाक को नहीं पता है कितने % लाभ पर बेचना है, तो यहां x हो जाएगा। टोटल वस्तुओं पर, टोटल वस्तु कितनी है, 2, उन पर कितना % लाभ कमाती है, पूरे लेन देन पर 15% का लाभ कमाती है। तो क्या पूरे लेन देन पर, पूरी लेन देन पर 15% का लाभ कमाती है, तो यहां जुड़ के क्या 30% आना चाहिए। यानी मेरे दोस्त, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के वो 30 के बराबर आना चाहिए। तो आप कहेंगे जी 10 + x की वैल्यू 30% के बराबर आनी चाहिए। तो यहां 10 प्लस में है, इधर आके माइनस में 10 हो जाएगा। तो उस शेष वस्तु को 20% लाभ पर बेचना होगा, उस शेष वस्तु को 20% लाभ पर बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझिए, गीता ने 2800 रुपये प्रत्येक में 2 पोशाक खरीदी है। पहली पोशाक को 10% लाभ पर, एक पोशाक 10% लाभ पर है तो प्लस लिख दिया। पूरे लेन देन पर 15% का लाभ, पूरे लेन देन में पोशाक कितनी थी, 2 थी, 15% का लाभ, यानी पूरे लेन देन पर 30% लाभ चाहता हूं। तो बची कुची वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचना होगा। तो क्या इन दोनों को जोड़ के 30 के बराबर आना चाहिए, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी इस बची हुई वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना होगा। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं अभी आप लोगों को करा के आया हूं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 ने कहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है। वस्तुएं कितनी है, 2, जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 है। ठीक है, दो प्रत्येक यानी हर एक का मूल्य 30,000 है।
वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर, वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर, तो क्या यहां 5% का लाभ हुआ होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हुआ होगा। दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर 10% की, तो यहां 10% की हानि हुई होगी। तो पूरे लेन देन पर क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो टोटल वस्तुएं क्या आ जाएंगी? 2 वस्तुएं आ जाएंगी। प्लस का 5 माइनस का 10, क्या माइनस का 5% आएगा? तो एक वस्तु पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? -5/2, यानी कि माइनस का 2.5% हो जाएगा। और माइनस इंडिकेट करता है कि पूरे लेन देन पर 2.5% की हानि हुई होगी। पूरे लेन देन पर 2.5% की दोस्त हानि हुई होगी। फिर से समझ लो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी हैं, दोनों का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर 5% का लाभ कमाया है, एक वस्तु पर 5% का लाभ, तो 5% हो गया। दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तो 10% घाटा हो गया। टोटल हो गई मेरी 2 वस्तुएं, और टोटल अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 5% घाटा आ रहा है। 2 वस्तुओं पर 5% का घाटा, तो एक पर निकालना है, 2.5% का घाटा हो जाएगा। माइनस आ रहा है तो माइनस इंडिकेट करता है हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 2.5% का घाटा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन के तो आप लोगों फेवरेट है, ये क्वेश्चन तो आपका फेवरेट है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों का फेवरेट है। देखा ना भाई, बताइए फटाफट। आंसर ए और सी दोनों हैं। आंसर ए, हाँ ठीक है, 2.5% हानि। यार ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें क्या अब। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए, हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, देखिए, ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर। चलो छोड़ दो। राकेश 2530 रुपये प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है। बच्चे यहां देखना, 2530 रुपये में प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर घड़ी 2530 में बेचता है। यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों चीजों के विक्रय मूल्य समान है। उसे एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए मेरे दोस्त, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, आप एक पॉइंट लिख लीजिए, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, एक को X% के लाभ पर, एक को X% के लाभ पर, दूसरी को X% की हानि पर, दूसरी को X% की हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है। तो संपूर्ण सौदे पर, तो संपूर्ण सौदे पर या संपूर्ण लेन देन पर, सौदे पर हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। और हानि का प्रतिशत,
हानि का प्रतिशत x² / 100 होता है। इतने % की हानि होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब भी दो वस्तुओं को समान रेट पर बेचा जाता है और एक पर हमें x% का लाभ होता है और दूसरे पर हमें x% का फायदा होता है, तो पूरे सौदे पर हमें हानि होती है। पूरे सौदे पर हमें हानि होती है और हानि का प्रतिशत आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x² / 100 होता है। क्वेश्चन ने कहा है राकेश 2530 रुपए प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया है क्योंकि प्रत्येक लगा दिया है। उसे एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि होती है। तो पूरे लोन लेन देन में इसका क्या होगा? तो ऑलवेज हानि होगी। और हानि का प्रतिशत क्या होगा जब ये दोनों बराबर होते हैं? तो 1² / 100 x² / 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे? हाँ, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा और 225 बटे 100 का मतलब होता है 2.25%। ऑलवेज हानि होती है और ऑलवेज हानि का मतलब है 2.25% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हों, एक पर x% का फायदा, दूसरे पर x% का घाटा दिया हो, तो संपूर्ण सौदे पर हमेशा घाटा होता है और घाटे का प्रतिशत क्या होता है? x² / 100 का होता है। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए यहां, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फटाफट बताइए। रेनू ने 2 घड़ियां खरीदी। कितनी घड़ी खरीदी? 2 घड़ियां। उनमें से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा। यहां क्रय मूल्य समान दिया हुआ है। ठीक है, उनमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 24.2% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 189 रुपए है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या आप लोग जो है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप वाइज डिफाइन कर सकते हैं? क्या सब क्वेश्चन टाइप वाइज लगा सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। टाइप वाइज लगाने का मतलब है इसके अंदर जो है 100 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कहां से ऐसे ऐसे कराऊंगा? मेरे दोस्त, जो टाइप होते हैं मैं उन्हें एक साथ लगा रहा हूं, लेकिन जो मिसलेनियस क्वेश्चन भी मुझे साथ के साथ कराने हैं। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन के अंदर वही चीज इंप्लीमेंट हो रही है जो आपको पढ़ाई गई है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रेनू ने 2 घड़ियां खरीदी। आपने कहा जी 2 घड़ियां खरीद ली हैं। ठीक है, उनमें से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा करते चलो। तो आपने कहा कि पहली घड़ी भी आप रेनू ने 100 की खरीदी है, दूसरी घड़ी भी रेनू ने 100 की खरीदी है, दोनों को समान मूल्य पर खरीदा गया है। उनमें से एक को 20% के लाभ पर, इसको 20% के लाभ पर बेचा तो इसे 120 रुपए में बेच दिया होगा, ये एसपी आ चुका है। दूसरे को 24.2 के लाभ पर बेचा तो दूसरी को 124.2 की बेच चुका है, ये दूसरी का एसपी आ चुका है। 24.2 के लाभ का मतलब है 124.2 में बेचना। ठीक है भाई, यदि उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, क्या इनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? इनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 4.2। उसने कितना दिया है? 189 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 189 बटे 4.2 हो जाएगी। तो उसने पूछा है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, क्या वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या ऐसी कोई बात थी इसमें जो आपको टाइप वाइज डिफाइन होनी हो? क्या ऐसी कोई बात थी जो क्वेश्चन में उसने ना बोली हो?
क्या उसने क्वेश्चन में नहीं कहा कि दोनों चीजों के क्रय मूल्य समान है? क्या उसने पहली को 20% के लाभ पर नहीं बेचा? क्या उसने दूसरी को 24.2 के लाभ पे नहीं बेचा? क्या उसने दोनों विक्रय मूल्य का अंतर नहीं दिया हुआ? तो एक की वैल्यू इतनी, तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, सब कुछ क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, यहां 0 बढ़ा लूं, 21 निम्मा 189, 21 दूनी 42 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 500 बार कट जाएगा, यानी कि हर एक घड़ी का क्रय मूल्य 4500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। ये भी आपसे एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। यहां प्रत्येक को बराबर नहीं बोला। क्वेश्चन पढ़िए दोस्त, आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। मुझे नहीं पता कि एक पंखा कितने का होगा, मुझे यहां ये दिया हुआ है लता 2 पंखे खरीदती है और उन दोनों का मूल्य जो है वो 2160 रुपए चुकाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे क्या कहना चाह रहा है? एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरी को 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। बच्चा इस बात को समझना, आपने 2 वस्तुएं बेची, आपने 2 वस्तुएं बेची, मान लो एक पेन है और एक जो है ये फोन है। आपने इस पर लाभ कमा लिया, इसे फायदे पर बेच दिया, इसे जो है वो नुकसान पर बेच दिया। मेरे दोस्त, अगर आपको पूरे सौदे पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो जितना आपने इस पर लाभ कमाया होगा, जितना आपने इस पर लाभ कमाया होगा, क्या उतना ही इस पर घाटा खाया होगा? मतलब कमाया गया पैसा जो होगा वो लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी तो आप लोग बराबर में छूटोगे। आया ना? मतलब इस पर कमाया गया पैसा इस पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी तो बच्चे आप समझो, प्रैक्टिकली समझो कि मैंने जितना कमाया है उतना अगर मैं लुटा दूं तो क्या मैं बराबर पे नहीं रहूंगा? ना मुझे फायदा हुआ ना मुझे नुकसान हुआ। इसका मतलब पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा। पहले वस्तु का क्रय मूल्य ए मान लिया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बी मान लिया। पहले पर कितना कमाया है? 15% लाभ कमाया है, तो पहले पर कमाया गया पैसा, पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी आप लोग बराबर में छूट सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी आप लोग बराबर में छूट सकते हैं। तो 15 की गुणा ए में करेंगे 15a हो जाएगा, 9 की गुणा बी में करेंगे 9b हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो यहां से दोनों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे बी गुणा में है भाग में आ गया, 15 गुणा में है भाग में पहुंच गया, यानी पहली का क्रय मूल्य 3 आएगा और दूसरी का क्रय मूल्य 5 आ जाएगा। पहली का क्रय मूल्य 3 आएगा, दूसरी का क्रय मूल्य जो है वो 5 आ जाएगा। पहली का क्रय मूल्य 3, दूसरी का क्रय मूल्य 5, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना? 3 और 5 8। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में है? 2160 में। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। क्या एक पार्ट की वैल्यू 270 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 270 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 270 की गुणा करेंगे तो पहले का क्रय मूल्य 810 आ जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 270 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दूसरे का क्रय मूल्य 1350 हो जाएगा। आ जाएगा क्या? तो उसने क्रय मूल्य ही आपसे पूछे हैं, तो पहले का 810 होगा, दूसरे का 1350 होगा। ये चीज समझ के चलिए कि अगर आप फायदे और नुकसान में नहीं छूट रहे हैं, आप बराबर में छूट रहे हैं, तो पहले पर कमाया गया पैसा
दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा। ऑलवेज ऑलवेज दूसरे के लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी आप जो है वो बराबर में छूटेंगे। ठीक है, चलिए बताइए भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लो बस। मुझे टाइप बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे सिखाने की जरूरत है कुछ। एक बार टाइप पर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन खुद बता देगा भाई शुरुआत कहां से करनी है। क्वेश्चन ने कहा दो वॉशिंग मशीन कुल 10,750 में खरीदी जाती है, दोनों का मूल्य आप लोगों के सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बढ़े। उसने कहा है उनमें से एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है। बेटा पकड़ना इस बात को थोड़ा सा, दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है कि भाई साहब क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो भाई साहब थोड़ा सा बस ध्यान देना, पहली पर कितने परसेंट का लाभ है, तो आप कहेंगे 25% का लाभ है। 25% के लाभ का मतलब है 1/4, या इसे छोड़िए। क्या बोला है भाई, दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान। पहली का क्रय मूल्य ए मान लेता हूं, दूसरी का क्रय मूल्य बी मान लेता हूं। ध्यान से सुनना, ये क्रय मूल्य है भाई साहब, ये सीपी है। पहली को मैंने ए में खरीदा है, दूसरी को मैंने बी में खरीदा है। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो बेटा अगर पहली पर 25% लाभ कमाया है तो ये क्या हो जाएगा, 125% पर बेची जाएगी। क्या ये पहली वाली का विक्रय मूल्य हो जाएगा? अगर पहली वाली को 25% लाभ पे बेचना है तो क्या 125% पर बेचना होगा? क्या ये पहली वाली का विक्रय मूल्य हो जाएगा? दूसरी पर 10% का घाटा होता है तो क्या दूसरी को 90% पर बेचा गया होगा? तो ये दूसरी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। भाई जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही तो करूंगा, ऐसा थोड़ी है पीछे से जो चीज रटती आ रहा हूं, यहां भी 25% लिख देता, यहां 10% लिख देता। ऐसा तब लिखता जब कोई फायदा और नुकसान नहीं होता, तो पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होता। ऐसा तब लिखता मेरे दोस्त। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, दोनों के केवल और केवल विक्रय मूल्य समान है, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहली को 25% लाभ पर बेचने का मतलब है पहली को 125% पर बेचा गया होगा, दूसरी को 10% हानि पर बेचने का मतलब है दूसरी को 90% पर बेचा गया होगा। तो बस दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों को बराबर लिख दिया। तो यहां से दोनों के क्रय मूल्य का रेशो निकाल लो। तो ये क्या आएगा, 90, ये बटे में पहुंच जाएगा। 5 से काटोगे 18 बार, 5 से काटोगे 25 बार। इन दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस 7 आएगा, वो 7 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। 7 से ये कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, बिल्कुल कटेगा। सर प्लीज एक बार रेशो मेथड से कीजिए इस क्वेश्चन को। भाई हो जाएगा रेशो मेथड से। रेशो मेथड से क्यों बड़ा करना मेरे दोस्त, फिर आप कहते हो चीजें समझ में नहीं आई। समझ में उससे भी आ जाएंगी लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। अब देख लो कैसे, पहली का 18, दूसरी का 25, दोनों का मिला के 43 हो जाएगा। दोनों का क्रय मूल्य 43 हो जाएगा। उसने दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है, 10,750 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 10,750 बटे 43 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस यानी वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसे सॉल्व कर लेना, आपके सामने यही आंसर आएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, 7 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशो मेथड से भी दोस्त हो जाएगा, रेशो मेथड से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे साथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें दोस्त। लो कर लो रेशो से।
भाई एक क्वेश्चन रेशो से समझा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को रेशो से कर लेना, जो बेस्ट होता है भाई वो आपके सामने लाता हूँ, नहीं तो एक एक क्वेश्चन के चार चार मेथड भी बता दूंगा। जब करने की ही बात आएगी तो चार चार मेथड से भी बता दूंगा। 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% लाभ का मतलब है 1/4, यानी 4 के सामान को 5 में बेचा होगा, 1 के फायदे से 5 का बेचा होगा। दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि का मतलब है 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा, यही है। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। आपको देखा, आपने कहा समान तो नहीं है, तो क्वेश्चन ने कहा है समान करने पड़ेंगे। यहां 9 की गुणा कर दो, यहां 5 की गुणा कर दो। 45 45 हो चुके हैं, यहां 9 की गुणा कर दो, यहां 5 की गुणा कर दो। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं? अब देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है? 36 है। इसका क्रय मूल्य कितना है? 50 है। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 14 है। 14 का मल्टीपल ही आंसर होगा, तो 14 से कटने वाला एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। तो वैसे भी निकाल लो, दोनों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। उसने कितना किया दिया है? दोनों का क्रय मूल्य 10,750। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10,750/86। तो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी वो 14 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये आपके सामने जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों मेथड से दोस्त मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। अब देखिए यहां समझनी, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्त आप लोगों को। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार ने दो अलग अलग कंपनियों से 10,500 में दो प्रिंटर खरीदे। दोनों प्रिंटर का क्रय मूल्य क्या दे रखा है? 10,500 दे रखा है, दोनों को मिला के, ठीक है। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। ऐसा करने पर उसे क्या पता चला? दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। क्या दोनों का समान लिख दोगे? तो उसे हुआ शुद्ध लाभ और नुकसान बताइए। तो अगर आपसे कहा है दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, लो रेशो से ही करो। वैसे तो ये 120% ए बराबर 90% बी से भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन फिर रेशो से बना लेते हैं। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? क्या 5 के सामान को 6 का बेचा गया होगा? तो आपने कहा बिल्कुल बेचा गया होगा। 10% के नुकसान पर बेचने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे जी 10 का सामान 1 के घाटे से 9 का बेचा गया होगा। ये खरीदने वाला रेट है, ये बेचने वाला रेट है क्या? उसने कहा है ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। तो क्या ये दोनों का समान है? आपने कहा नहीं, तो समान कर दो। यहां 3 की गुणा, यहां 2 की गुणा। 18 रुपए ये हो गया, 18 रुपए दोस्त ये हो गया, ठीक है। 3 की गुणा यहां तो 3 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां तो 2 की गुणा यहां। अगर आपने कहा कि 15 रुपए का ये सामान खरीदा था, 18 रुपए का बेच दिया। 20 रुपए का ये सामान खरीदा था, 18 रुपए का बेच दिया, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। आपने टोटल माल खरीदा कितने का है? 35 का। और टोटल माल बेचा कितने का है? 36 का। बेचा है क्या? 20 और 15 35 का खरीदा, 36 का बेच दिया। फायदा कितने का? 1 का। वो पूछ रहा है फायदा कितने का हुआ, यानी 1 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। उसने कहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य 10,500 है। मेरे हिसाब से दोनों का 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 35 दिया 105, 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी। और उसने 1 की ही वैल्यू पूछी है, यानी संपूर्ण सौदे पर 300 का लाभ हुआ होगा। इस संपूर्ण सौदे पर 300 का लाभ हुआ होगा। भैया दोनों मिला के खरीदे कितने में थे? 35 में। दोनों मिला के बेचे कितने में है? 36 में। तो फायदा कितने का? 1 का। वो आपसे 1 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। दिया क्या है उसने? उसने कहा है दोनों के क्रय मूल्य जोड़ के 10,500 के बराबर लिख दो। कहा है ना दोनों के क्रय मूल्य 10,500 के बराबर है, ठीक है।
तो 35 बराबर 10,500, तो 1 बराबर 300 आ जाएगा। तो 1 बराबर 300 ही आ गया आंसर। ठीक है, आप इसे दूसरे से भी कर सकते थे। पहली का क्रय मूल्य ए मानो, ठीक है। उसने कहा है पहली को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। पहली को 20% के लाभ पर तो 120% पर बेचा जा रहा होगा, दूसरी को 10% की हानि पर तो 90% पर बेचा जा रहा होगा। यहां से पहली का क्रय मूल्य निकाल लेना, दूसरी का क्रय मूल्य आ जाएगा। आएगा क्या? फिर उसे 20% के यहां रख के बच्चा पहली का विक्रय मूल्य, फिर दूसरी का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य भी आ जाएगा, दोनों का क्रय मूल्य भी है, टोटल लाभ पता पड़ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें आप रेशो से भी जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी का कल करेंगे। मेरे दोस्त बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो छोटे भाई बहन की तरह हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो ये मान के चलिएगा, ये मान के चलिएगा कि आप लोगों का कहीं ना कहीं मैथ वीक है। और अगर मैथ वीक है तो उसके लिए आपको भी टाइम देना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हर एक चीज़ क्लास से ही हो जाएगी, फिर मैं एकदम से योद्धा बन जाऊंगा, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। आपको मेरे साथ साथ मैं कंटेंट देने का काम कर रहा हूं। एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन तरीके से कैसा कराया जाता है वैसा कराने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त। उसमें आपको भी साथ देना होगा, लगातार उन पर मेहनत करनी होगी। तभी जो है, जब दोनों मिलके मेहनत करेंगे, दोनों मिलके मतलब मुझसे ज्यादा आप लोगों की मेहनत होनी चाहिए, ज्यादा नहीं 10 गुना ज्यादा मेहनत होनी चाहिए, तभी हम लोग पेपर को क्रैक कर रहे होंगे। और मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि क्लास और वर्कशीट से अलग एक भी क्वेश्चन आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल मॉक टेस्ट दीजिए, शाम को मिनी मॉक टेस्ट जो आता है बस उससे ही काम खत्म हो जाएगा। दो चीजें होती हैं, मैं भी चाहता तो मैं भी क्वेश्चन आसान आसान लाके प्रॉफिट एंड लॉस को 4 क्लास में खत्म कर सकता था आसान वैल्यू के साथ। लेकिन अगर जीडी के क्वेश्चंस को, लास्ट जीडी के क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करोगे तो एक ही चीज महसूस करोगे कि वो जो 4-5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं, उनमें से प्रॉफिट एंड लॉस भी एक पार्ट है। वहां से भी बहुत सारी शिफ्टों में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है, पेचीदी वैल्यू के साथ पूछा गया है। तो दो चीज हैं, डिसाइड आपको करना है कि आप रोना कहां चाहते हो। या तो आप अब रो लो, क्लास में रो लो, वो ज्यादा बेटर है। पेपर में नहीं रोगे, पेपर में आप अच्छे से करके आओगे। या फिर आप अगर अब हंसना चाहते हो, आसान आसान क्वेश्चन करके खुश होना चाहते हो, तो पेपर में आपको रोना पड़ेगा, जो कि आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने का काम कर रहा होगा। तो मेरा मानना है कि अब हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये चीजें कहां से आ रही हैं, कंटेंट हार्ड दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। तो उस पर थोड़ा सा ये सोचो कि हम ये ना बोलें, थोड़ा सा कोशिश करके उसे समझे, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले कि हाँ हम उसे समझे, तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में आपको खुश रखते हैं, आप खुश रहते हो, बाद में रिजल्ट आपका हो या नहीं हो मायने नहीं रखता उनके लिए। मेरे दोस्त मेरा काम वो नहीं है। आप लोगों को शुरुआत में परेशानी हो सकती है कंटेंट को देखकर, कंटेंट एक अच्छे लेवल का कंटेंट है, लेकिन बाद में आप हंसते मुस्कुराते चेहरे पर मुस्कान के साथ आप एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे होंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ऐसा नहीं है पहली बार ही जीडी है, इससे पहले भी 2 जीडी हो चुके हैं मेरे सामने, मैंने उनमें भी पढ़ाया है। बहुत बढ़िया पॉजिटिव फीडबैक रहा है और आपका भी रहेगा, 100% आपका भी पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालिए, ठीक है भाई। ओके, टाटा, बाय बाय।